हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड प्रेप। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। किस तरीके से होती हैं नेशनल इकोनॉमी की अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स की जिसकी वजह से हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन, मेनली हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कंट्री है, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, किस तरीके का होता है, पहले कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते थे, एंड विद द चेंजिंग सिनारियो आज वो सिचुएशन किस तरीके की है और वो कंट्रीब्यूशन कितना इंडियन इकोनॉमी की तरफ दे रहा है, जिसको एज द लाइफलाइन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हर तरीके की सर्विसेज चलती हैं, मटेरियल्स यूज होते हैं जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो यहाँ पर कुछ अगर हम मटेरियल्स या सर्विसेज की बात करें तो हमें इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो चीज़ प्रोवाइड होती है, लेकिन हमारे को कुछ ऐसी चीज़ों की भी नीड होती है जो हमें विद इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलती, एंड फॉर दैट वी हैव टू वेट, बट दैट वेटिंग काउंट्स अ लॉट, क्योंकि हमें वन और द अदर टाइम वो अवेलेबल हो रही है, भले ही थोड़ा सा वेट है लेकिन वो हो रही है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको, चाहे हम दूर भी हैं उस पर्टिकुलर थिंग से, आगे तक पहुंचाती हैं, दैट इज मेनली आर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be as the traders. Now, what is the main purpose of the trader? वो किस तरीके का काम करता है कि जो भी goods हैं, जो भी services हैं, goods हैं, उसको from one place to another और from one person to another उसको ट्रांसफ़र करना, ये मेन काम उसका ये है। और हम कौन है? वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो ये एक रिलेशन मेंटेन होता है बिटवीन द ट्रेडर्स एंड द पीपल, जो बीच का पार्ट है, मेन चीज़ उसमें क्या आती है? ईदर द ट्रांसपोर्टेशन और द कम्युनिकेशन, बिकॉज विद द कम्युनिकेशन ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन नोज कि वो हमारी जो चीज़ों की नीड है वो कैसे फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो here traders are playing a very vital role from bringing the things to ourselves, ठीक है, who make the products come to the consumers by the mode of transportation, जो most important essential feature है if we are talking in terms of the lifelines of national economy। ठीक है, अब यहाँ पे thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके का प्रोडक्शन है, किस तरीके की चीज़ें हैं? डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट है, कैसा डेवलपमेंट है, पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के प्रोडक्ट की नीड है, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड क्या वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर जगह में आ सकता है। तो यहाँ पर मेनली वो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ किस तरीके की हैं। ठीक है, देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्वायर्ड फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, गुड गोइंग है और अवेलेबल टू फुलफिल ऑल दी नीड्स है, वो हमें क्या बताता है? दैट कि जो हमारी कंट्री है वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कहाँ तक है, किस तरीके से वो जो रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री, वो किस तरीके से वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे। ठीक है, नाउ अब हम जो बात करेंगे वो है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किस तरीके का होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? हमें पता है, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि अगर हम क्वेश्चन पूछें कि व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो फटाफट से आंसर आ जाएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। बट एक नया ट्रांसपोर्ट और आया है, दैट इज द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट विच कम्स अंडर योर लैंड ट्रांसपोर्ट ओनली। तो अगर हम क्वेश्चन आए हमारे पास कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो या तो वो लैंड है, या तो वो वाटर है, या तो वो एयर है। ठीक है, या तो वो लैंड है या वो सेग्रीगेट है वाटर, और थर्ड वन इज द एयर ट्रांसपोर्ट।
लैंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रोडवेज, रेलवेज एंड दी पाइपलाइंस। जो न्यू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आई है दैट इज नोन टू बी एज दी पाइपलाइन। जो सेकेंड हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इज द इनलैंड एंड दी ओवरसीज, मतलब डोमेस्टिक या ओवरसीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ domestic airways or international airways. Domestic airways further divided into public undertaking and the private airlines, ठीक है। So if the question comes कि means of transport क्या है, तो यहाँ पर easily इस टेबल को ड्रॉ करेंगे हम और हमारा फुल आंसर्स ये रहेगा with the full marks, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में, फर्स्ट कम्स योर रोडवेज। वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस टर्म, नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, लेकिन इफ द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द आंसर पार्ट अगर हम देखें तो किस तरीके से हम हमारे आंसर को लिखेंगे। इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इफ़ वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, तो यहाँ पर इंडिया की जो रोड्स हैं वो सेकेंड पोजीशन पे आती हैं इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर। अगर हम 2021 के एक फिगर को देखें तो आज तक की डेट में, मीन्स 2021 तक की डेट में, राइट नाउ इट इज़ 23, तो 62.16 लाख पीपल आर यूजिंग दी रोड्स, और इतनी किलोमीटर्स रोड अभी तक की बनी हुई है, ठीक है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, मतलब पहले जहाँ पे इंट्रोडक्शन किससे हुआ था, अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे तो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था रेलवेज। सबसे पहले रेलवेज का इन्वेंशन हुआ था, करा था, किस तरीके से रेलवे ट्रैक्स है वो हम देख चुके हैं। लेकिन वो जो शुरू से चली आ रही है, अब जब रोडवेज इतने एफिशिएंट हो गए हैं तो उसने रेलवेज को भी पीछे छोड़ दिया है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज़ा वाया रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजंस। पहली चीज क्या होती है, क्यों वो प्रिसाइडेड है? बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइन्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो जो रेलवेज को कॉस्ट पड़ती है और जो रोडवेज बनाने की कॉस्ट पड़ती है इज वेरी मच डिफरेंट। हेयर रोडवेज आर इन द मिनिमम अमाउंट, अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो रोड्स कैन ट्रांसफर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, मतलब कहीं पे भी हो, हाईवेज कहीं पे भी हो, माउंटेन्स हो, फ्लडेड हो, प्लेन्स हो, डेजर्ट हो, वहाँ पर रेलवेज एक टाइम पे पीछे हो जाती हैं, मतलब हार मान लेती हैं, लेकिन रोड्स फिर भी चलती ही रहती हैं। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच एज ट्रांसफर्स माउंटेन एज द हिमालयस, मतलब हिमालयस तक की हम बात करें जहाँ पर रेलवेज अब एक जगह पर हार मान लेती है, तो माउंटेन्स रीजन में भी रोड्स जो हैं भले ही टूटी फूटी अकॉर्डिंग टू द रीजन है, लेकिन एक इंसान दूसरी जगह से वहाँ पर जा सकता है। रोड्स ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर short distance. It also provides door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower. क्योंकि ये door-to-door service provide करती है तो यहाँ पे जो उसकी cost होती है loading and unloading की comparatively to the rail वो भी कम होती है। Road transport is also used as the feeder to other modes of transport. Obviously as a feeder कैसे, अगर हमें एयरपोर्ट भी जाना है, रेलवे स्टेशन भी जाना है, तो हम जा किससे रहे हैं? बाय दी रोड्स ओनली वी आर ट्रैवलिंग फॉर मूविंग फ्रॉम टू दी ट्रेन्स की तरफ जाने के लिए भी हम वहाँ पे रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एयर के लिए भी जाने के लिए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तो वो जो जिससे हम जा रहे हैं दैट इज़ द पर्टिकुलर रोड ओनली, ठीक है। देयरफॉर इट्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द रेलवे स्टेशंस, एयर एंड द सी पोर्ट्स। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन दी फॉलोइंग 6 क्लासेस। अगर हमको क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इट इज़ अ न्यू टर्म फॉर अस, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो रोड्स का क्लासिफिकेशन है वो 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला आता है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। मेन फर्स्ट चीज़ हमारी क्या आती है? द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम
एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। तो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीन implemented by the National Highway Authority of India, that is NHAI। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, पहली चीज़ तो वो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है, टाइम सेविंग है, और इसका जो मेंटेनेंस है, मतलब इस रोड्स का जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहा है? नेशनल हाईवे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द नॉर्थ सॉर्दर्न कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, टू कन्याकुमारी, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जहाँ जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, दैट इज तमिलनाडु। एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर, यहाँ पर हमारा ईस्ट, यहाँ पर हमारा वेस्ट, यहाँ सिलचर से कहाँ जा रहे हैं हम? पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ पर जो ये NHAI हैं, मीन्स जो सुपर हाईवेज हैं, वो एक सिटी से दूसरी सिटी, जो मेगा सिटीज़ हैं, उनको और पास ले आती हैं विद द हेल्प ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव सीन इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल हाईवेज। इनका क्या होता है? एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये लिंक किसको करते हैं? एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री को। दे आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड and maintained by the Central Public Works Department, that is CPWD। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जो सुपर हाईवेज हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के थ्रू अंडर आते हैं। जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं वो आ रहे हैं हमारे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसको क्या कंसिडर करते हैं, कौन सा नेशनल हाईवे है? तो दैट इज द नेशनल हाईवे नंबर 1 विच कनेक्ट्स दिल्ली टू द अमृतसर। बिटवीन दिल्ली एंड द अमृतसर जो हाईवे गया है वो हाईवे नंबर 1 है। नेक्स्ट आते हैं अब हम स्टेट हाईवेज पे। अब स्टेट हाईवेज हैं तो एट मीन्स इसका जो पूरा का पूरा मेंटेनेंस चलेगा वो किसके अंडर चलेगा? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। Roads linking a state capital with different district headquarters are known as the state highways. These roads are constructed and maintained by the State Public Works Department. जहाँ state की बात आ रही है तो state Public Works Department, that is SPWD। जहाँ central की बात आ रही थी, जो मतलब national highway की बात आ रही थी, तो वहाँ पर Central Public Works Department। and super highways NHAI, that is National Highway Authority of India। ठीक है, इन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड। अब हम धीरे से नीचे नीचे की तरफ आ रहे हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। ठीक है, अदर रोड्स फिफ्थ कैटेगरी आती है हमारी अदर रोड्स की, दैट इज दे, उसको और भी क्या बोला जाता है? जो रूरल रोड्स, मतलब जो एक्चुअली जो अंदर के गांव में बनी होती है रोड्स, उसको हम रूरल रोड्स कहते हैं। विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद द टाउन्स, क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड so that every village in the country is linked to a major town in the country. These are known to be as the other roads. Next जो लास्ट आती है हमारी वो आती है border roads. The word is only describing border roads, मतलब अब ये जो borders हैं हमारी कंट्री की, जहाँ पर एक्चुअली में सोल्जर्स रहते हैं, काम करते हैं, तो वो रोड्स हमारी कौन मेंटेन करता है? अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक्स द एंड कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। This organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the north and north-south-eastern border areas. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain, मतलब जहाँ पर हम नहीं सोच सकते कि लेकिन वेपन्स पहुँचाने हैं, खाने पीने का सामान है, तो वो कैसे जाएगा? तो इसको करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉर्डर रोड्स बनाई जाती है। स्पेशली उनको क्या बोला जाता है? बॉर्डर रोड्स, जो
कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये ऑर्गेनाइजेशन सेट हुई थी इन द ईयर 1960 एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। अब रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ ली, क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन है। नाउ द टर्म कम्स इट कि प्रॉब्लम्स भी होंगी। अब जहाँ चीज़ें हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी लेके आएगा। तो प्रॉब्लम्स कैसी? द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट, हाफ ऑफ द रोड्स आर अनसरफेस्ड विच बिकम मडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ज़रूरी नहीं है रोड्स हर जगह हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर भी रोड्स हैं ज़रूरी नहीं है कि उसका जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू द व्हाट द रेनी सीजन, तो वही रोड्स मडी प्लेन में वो हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट, हाईली कंजस्टेड इन सिटीज, देयर ब्रिजेस एंड कल्वेटर्स आर द नैरो वन। Roadside amenities like telephone booths, books, emergency with services and police protection are poor, which needs very much of the improvement. ठीक है, तो these are the problems of the road transport. नेक्स्ट आते हैं हम, जो सेकंड हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है हमारा रेलवेज। भले ये सेकंड पे है लेकिन ये शुरू से ही मतलब फ्रॉम द एंशिएंट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था। रोड ट्रांसपोर्ट आज की डेट के हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम नए हैं, लेकिन हाँ इतने पुराने भी नहीं हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रेलवेज, तो रेलवे सबसे ज़्यादा पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा है। लेकिन विद द डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज जितनी भी आई, तो रोड ट्रांसपोर्ट ने रेलवेज को प्रिसाइड कर लिया। ठीक है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, जो बड़ी बड़ी जर्नीज होती हैं, बड़े बड़े सामान पहुंचाने होते हैं, तो उसमें रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइटसीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज। Have been a great integration force for more than 150 years. Just imagine, more than 150 years पुराना है रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। Bind the economic life of the country as well as the accelerate the development of the industry and the agriculture. ठीक है, have a network of 7133 stations spread over a route length of 64,460 kilometers with a fleet of 9213 locomotives, 53,220 passenger service vehicles, 6493 other coach vehicles and 2,29,381 wagons as on March 2011। तो ये तो मार्च 2011 की बात है, आज तो 2023 चल रहा है। जस्ट इमेजिन, जो सिनेरियो ये हमने डिस्कस करा है, जो देखा है, वो जस्ट दी डबल हो गया होगा। ठीक है, तो रेलवेज जो हैं वो सबसे पुराने नेटवर्क ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, जो मोर देन 150 ईयर्स पुराना है। बड़े बड़े फ्लाइट्स हो गए, बड़े बड़े रूट्स हो गए, जहाँ पर रोडवेज भी काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्स या इस तरीके की चीज़ों को ही यूज़ करना पसंद करते हैं। तो ये भी आज की डेट में इतना अपडेटेड हो चुका है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क। अब रेलवे नेटवर्क का पैटर्न कैसा है इंडिया में? Distribution pattern of the railways network gets influenced by physiographic, economic and administrative factor। मतलब 3 फैक्टर्स में चलता है ये, physiographic, economic and administrative factors में। Level land of the Great Plains of India with high density of population and rich agriculture and greater industrial activity have favored railway network in these areas। तो जहाँ पर लगता है कि एक्चुअली में बड़ी बड़ी सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, टाउन्स हो गए हैं, जहाँ पर सामान पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट पे नहीं, सिर्फ हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट ही काम आएगा, तो ऐसी जगहों पर रेलवेज प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ऑन द अदर हैंड, फ्लड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड असम, रग्ड टोपोग्राफी ऑफ द हिमालयन रीजन, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड हिली ट्रैक्ट्स ऑफ सह्याद्री आर अनफेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरियाज ईदर आर द डेजर्ट्स और द माउंटेनियस रीजन। तो यहाँ पर जो रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना है वो थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। वाई? बिकॉज रेलवे ट्रैक्स को लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है और ये नीड उस पर्टिकुलर एरियाज में फुलफिल नहीं हो सकती। अगर हम हाई माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पे हम रेलवेज का नेटवर्क कैसे चलाएंगे? तो रादर देन फोकसिंग ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, रेलवे नेटवर्क्स जहाँ तक पॉसिबल हैं हिली ट्रैक्स में भी जाने तक, वहाँ तक वो पॉसिबिलिटी अपनी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिमला, कालका टू शिमला चले जाओ तो वो पूरी की पूरी टॉय ट्रेन है दैट क्रॉसेस 100 टनल्स एंड यू विल बी रीचिंग
रीचिंग दी शिमला ओवर देयर। वहीं ऑन दी अदर हैंड दार्जिलिंग में है, वहाँ पर भी ट्रेन चलती हैं, लेकिन वो जो ट्रेन्स की बोगीज़ होती हैं वो हार्डली 2 या 3 होंगी, नॉट मोर देन दैट। तो ये क्या है, क्योंकि वहाँ की रीजन इतना तक ही बर्डन सहन कर सकती है, दैट्स वाई वो जो रीजन है वहाँ पर ये वाला जो रेलवे वाला पैटर्न है वो उस पर्टिकुलर रीजन्स में हम नहीं चला सकते। स्पेशली फ्लड रीजन्स हो गए जहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा अब्जॉर्विंग नहीं होती है। सो इन चीज़ों पे जो रेलवे का नेटवर्क है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, एंड अगेन रोडवेज उसको ओवरकम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंट्रोड्यूस हुआ है लैंड ट्रांसपोर्ट में इज द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मिनरल ऑयल एंड द नेचुरल गैस। मतलब मेनली जो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ईदर इट विल बी ट्रांसपोर्टिंग ऑल द मिनरल्स और इट विल बी ट्रांसपोर्टिंग द नेचुरल गैस, जिस ठीक है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर लैंड एज वेल एज इन द वाटर एज वेल। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज मोर बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम। मतलब एक बार अगर हमें इसको सेट करना है इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन जो रनिंग पोजीशन में आ जाता है तो उसको कॉस्ट को मेंटेन करना एक मिनिमम अमाउंट में हो जाता है। Pipeline transport rules out transshipment losses or the delays. The transportation cost is very much low. ठीक है, so this what we have seen is the pipeline. Now here comes the important thing कि important network of pipeline transportation इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं। तो जहाँ जहाँ पर ऑयल फील्ड्स होंगी, नेचुरल गैस के प्लांट्स होंगे, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम होगा, वहाँ पर मेनली हमको ये पाइपलाइन नेटवर्क मिलेगा। तो ये एक नेटवर्क कहाँ कहाँ पर है, फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बुरानी, बरूनी एंड दी इलाहाबाद। तो पहला तो हमारा ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम सलैया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाया विरांगम, मथुरा, दिल्ली एंड दी सोनपत। तो सेकंड हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है नेटवर्क का, पाइपलाइन का, वो ये है। थर्ड आता है हमारा गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन एमपी। और दूसरे कौन से नेटवर्क्स हैं, बिटवीन मुंबई हाई एंड दी पुणे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं। क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैप वर्क में आ रहा है तो बेटा रट लो, याद कर लो, पूरा का पूरा ऐसा फिगर बना लो याद कर करके। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा इधर हम मैप में भी शो कर सकते हैं या फिर प्रॉपर क्वेश्चन आंसर राउंड में भी हम देख सकते हैं इसे। ठीक है, थर्ड हमारा आता है इनलैंड वाटरवेज। अब हमने लैंड की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट द इनलैंड वाटरवेज। मतलब अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात होगी वाटरवेज की। चीपेस्ट मीन एज वेल एज नियर अबाउट पोल्यूशन फ्री फ्रॉम ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब जो वाटरवेज है वो रेलवेज के भी पहले का चला आ रहा है। ठीक है, हाँ, रेलवेज के पहले से भी वाटरवेज चला आ रहा है। ध्यान करो, जब इंडिया में ट्रेडिंग होती थी, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तब भी डच था, पोर्चुगीज़ था, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वो इंडिया में ट्रेड करने आते थे। और ये ट्रेड करने काहे से आते थे, विद दी हेल्प ऑफ वाटरवेज ओनली, थ्रू बड़ी बड़ी शिप्स। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो ये रेलवे से भी पहले का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, जब कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ करता था, ये तब भी काम करते थे। ठीक है, मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, इनलैंड नेविगेबल वाटरवेज 14,500 किलोमीटर्स ऑफ विच 5685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय द मर्केंडाइज बोट। मतलब सोचो जो एरिया है पूरा वाटरवेज का वो 14,500 किलोमीटर्स का है, लेकिन उसमें से आधे ही ऐसे हैं जो मर्केंडाइज बोट्स के थ्रू क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एयरवेज। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे चीपेस्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, तो ये क्या है, चीपेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रिमोट, इनएक्सेसिबल एंड हॉस्टाइल एरिया, प्लेज अ वाइटल रोल ड्यूरिंग द कैलामिटीज। अगर कहीं पर कोई कैलामिटी है तो वो जो रोल है सबसे ज़्यादा कौन बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दी एयरवेज। ठीक है, नेक्स्ट
companies operating the airways. Now what are the companies which are operating the railways? तो Indian Air India provides international and air services. Indian Airlines, Alliance Air and private scheduled airlines provide domestic air services in India. Pawans and Helicopters Limited and air taxi operators provide services to remote areas of the India. So these are the companies which are operating what? The airways. ठीक है, अब हम बात करेंगे सी पोर्ट्स की. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो शुरू से ही चली आ रही हैं, और कौन कौन से ऐसे सी पोर्ट्स हैं जहाँ पर बल्कि जो आइटम्स होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुँचाते हैं. तो देयर इज़ अबाउट 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. इंडिया की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो 7516.6 इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, विथ हैविंग 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स, हैंडल्स 95% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड. यस, कॉस्ट लाइन कितनी है? 7516, जिसमें हमारे पास 12 बड़े मेजर पोर्ट्स हैं एंड 187 मीडियम एंड माइनर सी पोर्ट्स हैं, जिससे पूरा का पूरा एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया का सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पोर्ट्स पे रिलाय करता है. ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, अब हम अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो कोलकाता एंड इनलैंड रिवराइन टाइडल पोर्ट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट डिग्रेडिंग ऑफ हुगली. हल्दिया डेवलप्ड एज सब्सिडरी पोर्ट, मतलब अगर जहां कोलकाता पोर्ट में अगर बहुत ज़्यादा रश है तो वहां का सामान हल्दिया पोर्ट में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट, पारादीप स्पेशलाइजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. ठीक है, Visakhapatnam, deepest, landlocked and well protected port, Tuticorin, a natural harbour, and Chennai, one of the oldest artificial ports of the country, and is ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade and cargo. जहाँ मुंबई पोर्ट सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट है, क्योंकि सारा का सारा ट्रेड वहीं पर ही होता है. तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो चेन्नई भी एज कम्पेयर टू मुंबई इज लगभग सिमिलर ओनली. ठीक है, ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, अभी हमने ईस्टर्न पार्ट देख लिया, अब हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो कांडला, जो फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट, इज अ टाइडल पोर्ट. ठीक है, caters to the convenient handling of export and import across the states of northern and northwestern India. Next, मुंबई आता है, biggest port with a spacious natural and well sheltered harbour. Jawaharlal Nehru Port to decongest the Mumbai port and to serve as the hub port. Marmagaon, premier iron ore exporting port, account for about 50% of India's iron ore export. New Mangalore caters to the export of iron ore export or iron ore concentrates from Kundramukh mine, Kudermukh mines and Kochi, located at the entrance of a lagoon with a natural harbour. तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, ये ऐसे क्वेश्चंस मैप में हमारे पास आ सकते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्ट हैं उन सारे को बताओ और वेस्टर्न कोस्ट के कुछ पोर्ट, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2-3 ईस्टर्न कोस्ट 2-3 वेस्टर्न कोस्ट. तो 5 मार्क का अगर एक मैप का क्वेश्चन आ रहा है तो इसको अच्छे से हमें याद करना है. नेक्स्ट आता है, हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा का पूरा देख लिया. अब हम बात करेंगे किसकी? कम्युनिकेशन की. तो कम्युनिकेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज द पर्सनल कम्युनिकेशन एंड अदर इज द मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है? हमारा इंडियन पोस्टल नेटवर्क, जो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है. आज की डेट में 5 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं, जो 89% इन रूरल एरियाज हैं एंड 11% इन अर्बन एरियाज हैं. 2 तरीके के मेल्स वो लेकर चलते हैं. कौन कौन से? एक होता है फर्स्ट क्लास मेल, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशन मेल कवरिंग बोथ लैंड एंड कनेक्टेड बाय द एयर. दूसरा जो है वो क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स ऑल द कार्ड्स एंड द एनवलप्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड क्लास मेल, कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ये क्या क्या इंक्लूड करता है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड बुक पैकेट्स. ठीक है,
अब हम आते हैं टेलीकॉम नेटवर्क पे। आज की डेट में अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो टेलीकॉम नेटवर्क सबसे ज़्यादा वास्ट नेटवर्क है। पहले क्या होता था, अगर हम कुछ डेकेड्स की बात करें, लाइक 10 to 15 डेकेड्स पहले की हम बात करें या 10 से 15 साल पहले की हम बात करें, तो उस समय पे जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो इतना नहीं था। घरों में नॉर्मली टेलीफोन्स होते थे, बातें होती थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन विद द चेंजिंग सिनारियो अब यहाँ पर हर एक बंदे के पास मोबाइल फ़ोन्स होता है, सेल्यूलर फ़ोन्स होते हैं, 5G नेटवर्क्स होते हैं। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क इस तरीके से फैला है कि चाहे वो रूरल एरिया हो या वो अर्बन एरिया हो, वहाँ पर आपको हर चीज़ें जुड़ी हुई मिलेंगी ही मिलेंगी, वेदर यू आर लिविंग इन इंडिया और यू आर लिविंग इन अब्रॉड। लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, अबाउट 30 to 100 टेलीफोन एक्सचेंजेस। ये तो पहले का फिगर है, आज की डेट में इसका जो नंबर होगा वो डबल ही होगा। Besides urban places, covers 2/3 of the villages of the India. Private companies have also entered, resulting in availability of better facilities to consumers. Mass communication, it also plays a very important role, plays a vital role in creating awareness, provides healthy entertainment as well. जो पहले ऑल इंडिया रेडियो चलता था, आज भी चलता है, लेकिन उसको देखते देखते ऐसे बहुत से प्राइवेट एफएम इंस्टीट्यूशंस एफएम चालू हो गए हैं जो हर तरीके की अवेयरनेस हमें, चाहे रूरल एरिया में हो, अर्बन एरियाज़ में हो, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कैलामिटीज़ हो, ड्रॉट हो या वेदर फोरकास्टिंग है, तो मास कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑल इंडिया रेडियो, जिसमें 200 रेडियो स्टेशंस, 320 ट्रांसमीटर्स ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स लाइक इन नेशनल एंड द रीजनल लैंग्वेज। दूरदर्शन हम देखते थे पहले, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैनल होते थे, आज तो विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे n नंबर ऑफ चैनल्स हैं जिसमें हर तरीके की, हर वैरायटी की चीज़ें हम देख सकते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू कुकिंग, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, पढ़ाई हो, कुछ हो, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल नेटवर्क सर्विसेज, ओवर 87% ऑफ द कंट्री। इट्स प्रोग्राम रेंज फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू एजुकेशन एंड ऑल्सो विद द स्पोर्ट्स। थर्ड हमारा आता है प्रिंटिंग मीडिया, जो हमारे न्यूज़पेपर, रेडिकल्स, पीरियोडिकल्स होते हैं, नॉवेल्स होती हैं, पिक्चराइजेशन होती हैं, ड्राइंग्स होते हैं, वो सारी चीज़ें किस तरीके से एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोगों के इम्पैक्ट डालती हैं, दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर द प्रिंट मीडिया। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं जिसमें बहुत एन नंबर ऑफ कलरफुल पिक्चर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। Number of newspapers, periodicals, about 50,000 published in about 100 language and dialects, ठीक है। Now if we see the difference between the personal and the mass communication, तो इसमें और एक चीज़, पहली चीज़, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स, अदर फिल्म्स जैसे कि कोई शॉर्ट फिल्म है, कोई सीरियल्स है, वीडियो फीचर्स हैं, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स है, ये इजीली हम थ्रू द एंटरटेनमेंट हम ये देख पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल और द मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल एट अ टाइम इज नोन टू बी एज द पर्सनल कम्युनिकेशन। इट कैन बी डन थ्रू लेटर्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स एक्सेट्रा। When it comes to the mass communication, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े में involves a large number of people, TV, radio, internet, movies, etc. So this is the difference between the personal communication and the mass communication, ठीक है। Now trade, अब जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इफ़ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी के टर्म्स से जो ट्रेड है वो आज नहीं, शुरू से ही चला आ रहा है। लाइक वी हैव सीन 95% ऑफ द एक्सपोर्ट इज डन थ्रू द वाटरवेज। जहाँ पर 95% ऑफ द एक्सपोर्ट जा रहा है, तो सोचो जो ट्रेड होगा इंटरनेशनली, इंडिया ने मार्केट किस तरीके से पकड़ के रखा होगा ऑल अदर कंट्रीज में। नो कंट्री टुडे कैन प्रॉस्पर विदाउट द कोऑपरेशन एंड द असिस्टेंस ऑफ अदर्स। अगर हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है और हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो वाइस वर्सा वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। वट एवर थिंग्स वी आर नॉट हैविंग, वी आर ब्रिंगिंग दैम फ्रॉम द अदर कंट्री, वाइस वर्सा हमारी कंट्री में जो चीज़ें ज़्यादा हैं वो हम बाहर के उसमें ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ें कैसे चलती हैं? विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द कोऑपरेशन। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ट्रेड हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। नो कंट्री इज सेल्फ रिलायंट, ईच कंट्री लैक्स इन वन रिसोर्स और द अदर। तो एक दूसरे की जो कमियों को पूरा करते हैं उसी को हम कोऑपरेशन बोलते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द पीपल, रिलेटेड टू द स्टेट, रिलेटेड टू द एनी कंट्री।
एक कंट्री दूसरी कंट्री को समझेगी तो ही वो काम कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे के हैंड इन हैंड्स में ज्वाइन करके रखने को ही इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना होता है। On the other hand, some resources are in excess. Requirements can be fulfilled only through the trade. ठीक है। In times of calamities, trade relations are very useful as help can be received through the friendly countries only. तो जहाँ पर natural calamities हुई या किसी भी तरीके की दिक्कत हुई है तो एक दूसरे का हाथ आगे बढ़ाकर ही काम होंगे, तब जाके ही चीज़ों का solution निकलेगा, rather than creating any kind of conflicts between the countries and also for its people. Trade relations are a guarantee of peace. It is generally believed that trading countries are not going to fight with each other as they are interdependent. तो जितनी भी कंट्रीज जो एक दूसरे से ट्रेड करती हैं और अपना अपना सरप्लस कंट्री का बढ़ाती हैं, तो डेफिनेटली वो कंट्रीज तो लड़ने वाली नहीं हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर एक दूसरे से लड़ेंगी तो उनका रिलेशन तो ख़राब हो गई होगा, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से उनकी कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है वो भी खराब होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी को कहते हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा है किसी भी कंट्री का और इम्पोर्ट कम है, दैट कंट्री इज़ नोन टू बी एज दी परफेक्टली फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के कंडीशंस में वो डिफाइन करती है। वहीं ऑन द अदर हैंड इफ़ द इम्पोर्ट इज़ मोर एंड एक्सपोर्ट इज़ लेस, तो यहाँ पर वो कंट्री एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन 2000 एंड 2001 की अगर हम बात करें, इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इम्पोर्ट्स 53% एंड एक्सपोर्ट ओनली 47%। तो जहां इम्पोर्ट ज़्यादा है तो वो क्या हुआ था, इम्पोर्ट कितना हुआ था 53% का और एक्सपोर्ट कितना हुआ था 47% का। तो यहाँ पे वो किसको डिफाइन कर रहा था, अनफेवरेबल ट्रेड को। वहीं इम्पोर्ट अगर 47% होता और एक्सपोर्ट 53% होता तो यहाँ पर जो सिचुएशन होती दैट वाज नोन टू बी एज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विथ ऑल द ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड. Most of the commodities exported from India consist of both raw material and manufactured goods which fetches less income. ठीक है, commodities imported are mostly petroleum, gold, chemicals, etc. which are more costly. Thus, the overall balance of trade is unfavorable. इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगॉन्ड अ सी चेंज इन दी लास्ट 15 ईयर्स. मतलब सी चेंज हुआ है, मतलब जिसकी वजह से जो सीज हैं उस पे जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू दी other modes of transport. Exchange of commodities and goods have been suppressed by the exchange of information and the knowledge also. जहाँ पर exchange of information भी हो रहा है, knowledge भी हो रहा है, plus the commodities हो रही हैं, तो वहाँ का जो country है वो क्या growth करेगी, एक अच्छा growth ही देगी. India has emerged as software giant at international level and is earning large foreign exchange through the export of information technology. ठीक है. नाउ अब एक जो नया सेक्टर आया है वो है टूरिज्म सेक्टर, जो बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट 10 to 20 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. Foreign tourist arrival in the country witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against the year 2009. Contributing rupees 64,889 crore of the foreign exchange. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. मतलब आज की डेट में 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली फॉरेन इंडस्ट्री में इंक्लूडेड हैं. Tourism also promotes national integration and provides support to local handicrafts and the culture pursuits. It also helps in the development of international understanding about our culture and the heritage. हमारा कल्चर कैसा है, क्योंकि इंडियन टूरिज्म बड़ा है, कल्चर कैसा है, हेरिटेज कैसी है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स किस तरीके से आज भी काम करते हैं, सो दैट दे आर अर्निंग वेल विद दिस टूरिज्म ओनली. तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल tourism.
ऑल्सो बिजनेस टूरिज्म, जिसमें कि जो स्टेट्स हैं राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड द टेम्पल टाउन्स ऑफ द साउथ plays a very important role and in giving this kind of tourism to different parts of the country. तो अगर हम बात करें कि सिर्फ फॉरेनर्स ही आते हैं क्या फॉरेनर्स ही आते हैं क्या घूमने, तो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग. तो अगर हम बात करें कि डिफरेंट अगर कंट्रीज़ हैं तो वो ही सिर्फ आके इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, तो नहीं. जो इंडियन टूरिज़्म है, जो इंडियन पीपल हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं. ठीक है, लाइक साउथ का पीपल हो गया, वो नॉर्थ में जाना पसंद करेगा, जो नॉर्थ का पीपल है वो साउथ घूमना पसंद करेगा. ऐसे ही हर डायरेक्शंस के लोग हर तरीके से इधर उधर जाना पसंद करते हैं. सो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है इन गिविंग द मैक्सिमम इनपुट टू द नेशनल इकोनॉमी. सो हेयर दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.